वेक्टर के एक्सरसाइज 10.4 में दो वेक्टर का प्रोडक्ट जो है वेक्टर प्रोडक्ट के रूप में मालूम करना पड़ता है। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, जिसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग पढ़े थे दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, जिसका आंसर हमेशा स्केलर क्वांटिटी में आता था। लेकिन अब जो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे उसका आंसर ऑलवेज वेक्टर क्वांटिटी में आएगा, इसलिए इसको कहा गया वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इस एक्सरसाइज 10.4 में टोटल 12 क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम जो है विथ थ्योरी के साथ साथ देंगे। जिस क्वेश्चन में जिस थ्योरी की आवश्यकता पड़ेगी उसको पहले समझा देंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो के अंत तक अगर रहोगे तो सभी 12 क्वेश्चन का सॉल्यूशन विथ थ्योरी आराम से पढ़ाई हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। जो प्रॉब्लम आपसे जो नहीं बनता होगा उसको कमेंट में पूछिएगा, तो उसको 1 से 2 दिन के अंदर उसका सॉल्यूशन हम जरूर अपलोड कर देंगे। चलिए, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर में होता क्या है इसको मात्र 2 से 3 मिनट में इसको हम समझाना चाहते हैं तुमको। क्रॉस प्रोडक्ट में मान लो कि दो वेक्टर है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। ए मान लो ए वेक्टर है, क्लियर, और ये बी वेक्टर है। दोनों के बीच एंगल जो है वह थीटा है। हमेशा याद रखना थीटा हमेशा 0 और पाई के बीच होना चाहिए, क्लियर है। तो इन दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, किसी भी दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट को ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या होता है, ए वेक्टर का मॉडुलस यानी मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा, दोनों वेक्टर के बीच जो एंगल बना होता है उसके साइन को मल्टीप्लाई करते हैं और इनटू कैप एन लिखते हैं हम। कैप एन यहाँ पर क्या है, यूनिट वेक्टर होता है, क्योंकि ये टोटल का टोटल तो स्केलर क्वांटिटी है। अब इस स्केलर क्वांटिटी में अगर यूनिट वेक्टर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें डायरेक्शन दिया जाएगा, इसलिए इसका टोटल आंसर वेक्टर क्वांटिटी में होगा। ये जो कैप एन होता है उसमें खूबी होता है, ये यूनिट वेक्टर देखोगे यहाँ पर दो डायरेक्शन में होगा और दोनों देखो यहाँ पर इस डायरेक्शन में होगा कैप एन और इस डायरेक्शन में भी होगा कैप एन। जो सीख लोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो कौन किस डायरेक्शन में कब होगा, इसको स्क्रू रूल के द्वारा या राइट हैंड थंब रूल के द्वारा इसके डायरेक्शन को लोग जानते हैं। सीधी सी बात है, अगर एंटी क्लॉकवाइज अगर क्रॉस करते हो तो अपवार्ड हो जाएगा और अगर क्लॉकवाइज क्रॉस करोगे तो डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, अगर देखोगे तो ये अपवर्ड हो जाएगा और अगर क्लॉकवाइज क्रॉस कर देंगे तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। और ये जो मैग्नीट्यूड कौन होगा, तो ये देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही इसका मैग्नीट्यूड बतला देगा और इसका डायरेक्शन जो होगा वह ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा और बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। तो आई जे के फॉर्म में कंपोनेंट के रूप में जब वेक्टर होगा तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करोगे उसका आइडिया देते हैं। मान लो ए वेक्टर ले लिए हम, ये है सपोज करो A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, सपोज करो ये है। और एक बी वेक्टर अगर लेते हैं B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप, ये दो होगा। अब बोला जाएगा इन दोनों को क्रॉस कीजिए। जब भी दो वेक्टर का क्रॉस करना होगा तो इसको हमेशा डिटर्मिनेंट के आधार पर निकालना। उसमें रूल क्या है, फर्स्ट रो जो है वो आई जे के लिखना है। उसके बाद देखो फर्स्ट ए वेक्टर है तो ए वेक्टर के आई जे का जो कोफिशिएंट है उसको लिख देना A1 A2 A3। फिर बी वेक्टर बाद में है, उसके आई जे के कोफिशिएंट लिख देना B1 B2 B3 और इसका डिटर्मिनेंट निकाल दोगे तो आराम से निकल जाएगा। डिटर्मिनेंट भी अगर नहीं आता है तो थोड़ा देख लो, यहाँ पर फर्स्ट रो को लेके चलोगे ऑलवेज तो आई कैप लिख देना। उसके बाद ये कैंसिल, तो ये 4 जो बचता है पहले ऐसे मल्टीप्लाई करना A2 B3। वैसे इसका डीपली जानने के लिए तुमको अलग से पढ़ना होगा। ये A3 B2 हो गया। उसके बाद हमेशा माइनस लिखना और ये जे कैप लिख देना। अब ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो ये दो और ये दो बचा, पहले ऐसे मल्टीप्लाई करो
A1B3 हमेशा माइनस, फिर A3B1, ये A3B1 लिख देना, और फिर उसके बाद प्लस माइनस फिर प्लस के कैप लिख देना। और देखो के कैप जिस रो में है उसको कैंसिल करो, जिस कॉलम में है उसको कैंसिल करो, तो ये 4 बचा। फिर इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो, A1B2 माइनस A2B1, और इसको सॉल्व कर दोगे तो हम लोग आराम से किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देंगे। इंपॉर्टेंट चीज सीख गए कि A क्रॉस B, देखो A क्रॉस B इसका डायरेक्शन अपवर्ड हो गया, और अगर मान लो B क्रॉस A कर दोगे तो ये डाउनवर्ड हो जाएगा। तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, यहां भी तुमको B क्रॉस A का मैग्नीट्यूड इंटू एन कैप डाउनवर्ड है, तो माइनस में आ गया, ये माइनस में आ गया और ये प्लस में आ गया। तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होता है, इसीलिए ये दोनों आपस में कभी भी इक्वल नहीं होता है। गौर करोगे पहले वाले स्केलर प्रोडक्ट में तुम देखते होगे कि दो वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव होता है। आप A डॉट B या B डॉट A कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट कभी भी कम्यूटेटिव नहीं होगा। इसलिए जब भी क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑर्डर को जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि कम्यूटेटिव न होने के कारण बहुत ही मल्टीप्लिकेशन सेंसिटिव होता है, साइन चेंज हो जाता है, तो इट इज नॉट कम्यूटेटिव। इसीलिए गौर करोगे A क्रॉस B, और अगर B क्रॉस A अगर होगा तो यहां पर माइनस लिख देना। तो ये इतनी बात इंपॉर्टेंट चीज अभी फिलहाल सिखला है। अब बारी बारी से हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसके अलावे कोई थ्योरी अगर मिलेगा तो उस थ्योरी को डिराइव करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए अब पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। किसी दो वेक्टर दे देगा, अब बोलेगा दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का मॉडुलस निकालिए, कि किसी भी दो वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हम लोग डिटर्मिनेंट का इस्तेमाल करते हैं। चलिए लिखते हैं सॉल्यूशन में, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, डिटर्मिनेंट का साइन दो, फर्स्ट I J K लिख दिया करो, और A वेक्टर है पहला तो A का I का कॉफिशिएंट, J का कॉफिशिएंट, K का कॉफिशिएंट। फिर B वेक्टर है तो B वेक्टर में I का कॉफिशिएंट, J का कॉफिशिएंट, K का कॉफिशिएंट। अब इसका डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर दो। डिटर्मिनेंट में हम हमेशा अच्छा रहेगा पहला रो को लेकर एक्सपेंड करेंगे, आशा करते हैं डिटर्मिनेंट आता होगा, फिर भी हल्का सा बतलाते हैं। फर्स्ट रो को लेके चलते हैं तो I लिख देंगे और उसको इस प्रकार से घेर दो, ये हमेशा प्लस में लिखना। उसके बाद ये यहाँ फिंगर रखे हैं तो इसको कैंसिल कर दो, इसको कैंसिल कर दो, जो बचा उसको लिख दो, है कि नहीं। और हम उसके बाद प्लस के बाद माइनस, फिर जे कैप लिखना। अब यहाँ फिंगर है तो इस रो को कैंसिल, इस कॉलम को कैंसिल, जो बचा उसको लिख दो 1372, और माइनस जे के बाद फिर प्लस के साइन अल्टरनेट करके चलना है। अब यह जिस रो में है उसको कैंसिल करो, जिस कॉलम में है उसको कैंसिल करो, तो बचेगा 1 माइनस 7 3 माइनस 2, ये हो गया। अब आइए यहाँ पर I कैप लिख दो, हमेशा पहले ऐसे मल्टीप्लाई करो, माइनस 14 हो जाएगा, और ऑलवेज बीच में माइनस दो, और ये मल्टीप्लाई करो तो ये माइनस 14, ये माइनस 14 प्लस 14 हो गया, माइनस जे कैप, ये 2 1 जा 2 हो गया, फिर माइनस दे दो, 7 3 जा 21 हो गया, प्लस प्लस क्या होगा के कैप हो गया, ये माइनस 2 हो गया, ये फॉर्मूला में माइनस, और ये माइनस 21 तो माइनस माइनस प्लस 21 हो जाएगा। तो ये मेरा निकल रहा है A क्रॉस B, है ना। वेक्टर क्वांटिटी में आंसर आएगा I J K में, देखना ये सॉल्व करोगे के कैप, ये हो गया, ये A क्रॉस B निकल गया। हम लोगों को निकालना है इसका मॉडुलस, तो मॉडुलस बतलाए होंगे इसके फर्स्ट एक्सरसाइज जिसको 10.2 कहते हैं, उसमें मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका बतलाए हुए हैं। अगर उसको देखोगे, अगर सब्सक्राइब अगर करोगे तो उस चैनल में ये जो है पॉडकास्ट में वेक्टर नाम का पॉडकास्ट होगा, उसमें तुमको एक्सरसाइज 10.2 फिर 10.3 अब 10.4 का वीडियो तुम देखने को तुमको मिल जाएगा। मैग्नीट्यूड के लिए रूट अंडर करते हैं, I का कोफिशिएंट 0 का स्क्वायर 0, 19 का कोफिशिएंट स्क्वायर, और ये 19 का स्क्वायर,
चलो इसको सॉल्व करोगे तो देखो एक ही चीज है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर का रूट बाहर हो जाएगा, स्क्वायर और रूट समाप्त हो जाएगा, तो 19√2। ये चूंकि ये देखो आंसर वेक्टर क्वांटिटी में आया और इसका जो डायरेक्शन है वह ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। ऑलवेज याद रखना, यानी ए वेक्टर बी वेक्टर जिस प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर वेक्टर ये हो गया और उसका मैग्नीट्यूड कितना है 19√2। देखो आराम से अगर मान लो प्रत्येक दिन 2 घंटा अगर मैथमेटिक्स की तैयारी की जाए है कि नहीं, तो एग्जामिनेशन तक में मेरे विचार से बोर्ड के स्टैंडर्ड का जितना भी प्रॉब्लम है सब आदमी सीख सकता है और उसका अच्छा मार्क्स ला सकता है। ये धीरे धीरे होता है, चाहेगा कि एक ही दिन में 10 घंटा पढ़ ले वो नामुमकिन है। वही व्यक्ति सक्सेस करता है जो पर डे एक रूटीन के आधार पर कोई भी अपना सब्जेक्ट को पढ़ता है और उसको रिवाइज जरूर करना चाहिए। ये हमेशा याद रखो, याद किया हुआ चीज को जब तक रिवाइज नहीं करोगे तब तक आगे तुमको कॉन्फिडेंस नहीं जगेगा। रिवाइज करने से इतनी बात जरूर आ जाती है, भैया हम आगे नहीं पढ़े हैं तो मेरा इतना स्ट्रांग है, और आदमी में अपने आप में एक कॉन्फिडेंस जगता है, एक विल पावर बढ़ता है और पढ़ने में इंटरेस्ट भी आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, देखो कहता है फाइंड, यहां पर देखो दिया हुआ है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर, यूनिट वेक्टर निकालना है और परपेंडिकुलर भी निकालना है। किसके, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर। अभी कुछ देर पहले हम क्या बतलाए, कोई भी दो वेक्टर अगर हो उन दोनों वेक्टर के बीच अगर परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना हो तो हम उसका क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं। अपवर्ड परपेंडिकुलर तो एंटी क्लॉकवाइज ए क्रॉस बी कर देंगे, अगर डाउनवर्ड परपेंडिकुलर निकालना होगा तो बी क्रॉस ए कर देंगे। तो पहला काम इन दोनों का, हमको तो यहाँ पर ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर वो नहीं कह रहा है, वो कह रहा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, गौर करो, और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इन दोनों, अब देखो यह ए वेक्टर ना रहा, हम इन दोनों वेक्टर को अगर प्लस कर देंगे तो ये तैयार हो गया, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो ये तैयार हो गया, और इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, और परपेंडिकुलर के बाद यूनिट वेक्टर निकालना है तो किसी भी वेक्टर के यूनिट वेक्टर को निकालने के लिए उसी वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, ये लास्ट में करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग क्या करें, ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों को फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट आओ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दो वेक्टर को प्लस करना कोई बड़ी बात नहीं है, यहीं पर मुजबानी प्लस कर दो, 3i प्लस आई यानी 4i हो जाएगा, 2j प्लस 2j ये 4j कैप हो जाएगा, और 2k माइनस 2k 0k कैप होगा। इसको लिखो या न लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आइए ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हम लोग निकाल लें, तो माइनस करोगे तो क्या होगा, 3i माइनस आई यानी 2i कैप हो जाएगा, फिर 2j माइनस 2j यानी 0j कैप हो जाएगा, और ये 2k और माइनस माइनस प्लस 2k तो 2 मिल करके 4k कैप हो जाएगा। अब इन दोनों वेक्टर हम देखो यहाँ फिगर में, ये वेक्टर और ये वेक्टर हमने निकाल लिया। अब इन दोनों के परपेंडिकुलर ये वेक्टर निकालना है हमको, तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। कुछ लोग इसको P और Q भी मान करके बना सकते हैं, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट क्या कर देते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर ए और क्रॉस ए माइनस बी वेक्टर लिख दिए। जब भी क्रॉस करेंगे तो डिटर्मिनेंट के द्वारा आई जे के कैप। अब पहले देखो ए प्लस बी वेक्टर है तो इसके कोफिशिएंट को लिख दो, फिर यहाँ ए माइनस बी है तो इसके कोफिशिएंट को लिख दो,
और इसको सॉल्व करो, पता होगा डिटर्मिनेंट। डायरेक्ट देखो बनाते हैं, ये कैंसिल, 4 4 जा 16 माइनस ये 0 इंटू 0 0 माइनस जे कैप करोगे तो ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, तो 4 4 जा 16 और 2 इंटू 0 0, फिर प्लस के कैप अगर लिख दोगे तो ये कैंसिल और ये कैंसिल हो गया, 4 0 0 और माइनस 8, ये हो गया तुमको 16 आई कैप और माइनस 16 जे कैप और माइनस 8 के कैप। यही हो गया ये परपेंडिकुलर वेक्टर। इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट जब किए तो जो वेक्टर आया वह इसके दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर हो गया। देखो हम लिख ही देते हैं, यहाँ क्या है 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप, ये दोनों के परपेंडिकुलर हो गया। तो केवल अगर बोलता फाइंड द परपेंडिकुलर वेक्टर तो यही आंसर हो जाता, लेकिन कहता है जी नहीं, यूनिट परपेंडिकुलर, वह परपेंडिकुलर वेक्टर निकालिए जो जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तुमको यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर अगर निकालना है कुछ देर के लिए, एन कैप उसको हम लोग मान लेते हैं, तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है उस वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। क्लियर? और मैग्नीट्यूड निकालने आता है तो ये एन कैप इक्वल टू हो जाएगा 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप, ये रूट अंडर 16 का स्क्वायर 256 माइनस 16 का स्क्वायर 256, ए माइनस 8 का स्क्वायर 64, एन कैप हो जाएगा 16 आई कैप बाई 24, 16 जे कैप बाई 24 माइनस 8 के कैप बाई 24। अब देखोगे यहाँ पर ये मालूम हो गया, हम क्या बोले थे, किसी भी दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर अपवार्ड पॉजिटिव डाउनवार्ड नेगेटिव दोनों होता है, इसलिए इसको हम दो टाइप से आंसर देंगे। एक ये हो गया और एक माइनस भी मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो देखो फाइनल आंसर यही हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्या हो जाएगा आंसर, प्लस माइनस, देखो प्लस प्लस माइनस ये हो जाएगा 2 आई कैप बाई 3, यहाँ देखो माइनस था, अब माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस प्लस, याद रखना ये हो जाएगा 2 जे कैप बाई 3 और ये भी माइनस प्लस आई के कैप बाई 3, यही इसका फाइनल आंसर हुआ। ये इस प्रकार से देखोगे प्लस माइनस दोनों में दिए, क्योंकि दो डायरेक्शन अपवर्ड और डाउनवर्ड होता है। यानी ए वेक्टर यूनिट वेक्टर है, पहला इंपॉर्टेंट ये हो गया, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर ए जो है वह आई के साथ पाई बाई 3 एंगल बनाता है, यानी एक्स एक्सिस के साथ पाई बाई 3 बनाता है, जे के साथ पाई बाई 4 यानी वाई एक्सिस के साथ पाई बाई 4, और के साथ एक्यूट एंगल थीटा बनाता है। यहाँ देखो एक्यूट एंगल है, यानी ऑलवेज हम कॉस थीटा का वैल्यू प्लस में लेंगे। एक्यूट एंगल का मतलब न्यून कोण, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, तो कॉस थीटा का वैल्यू प्लस में लेंगे, माइनस में नहीं लेंगे, है नहीं। तो अब चलिए यहाँ पर कॉस के साथ देखोगे, डायरेक्शन कोसाइन तुम पढ़े होगे, तुमको कुछ आइडिया देते हैं। मान लो डायरेक्शन कोसाइन कोई वेक्टर है, ए वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर बी एल एम एन है, तो इस वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कौन हो जाएगा, एल आई कैप एम जे कैप एन के कैप। ये ऑलवेज याद रखना, किसी भी वेक्टर का यदि डायरेक्शन कोसाइन हम लोगों को पता हो और उसमें आई जे के मल्टीप्लाई कर दोगे तो उस वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकलता है, और हमको भी यूनिट वेक्टर ही निकालना है कि नहीं। तो क्या करोगे, दूसरी बात क्या है, एन का मतलब क्या होता है, कॉस थीटा, यह भी याद रखो। एम का मतलब होता है, ये कॉस अल्फा ले लो, अच्छा रहेगा, कॉस अल्फा।
m का मतलब cos बीटा, n का मतलब cos गामा, मतलब x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाता है तो cos अल्फा l हुआ, y के साथ बीटा बनाएगा तो m का वैल्यू cos बीटा, और गामा z एक्सिस के साथ बनाता है तो ये हो जाएगा cos गामा n हो जाता है। देखो एक्स आई कैप का मतलब एक्स एक्सिस पर आई कैप रहता है तो एक्स के साथ यहाँ पर अब सॉल्यूशन में तुम देखोगे यहाँ अल्फा का वैल्यू है पाई बाई 3, इसलिए cos अल्फा यानी cos पाई बाई 3, cos पाई बाई 3 60 डिग्री कितना होता है 1/2। बीटा का वैल्यू है देखो पाई बाई 4 यानी cos बीटा का वैल्यू cos पाई बाई 4 यानी 1/√2, और गामा का वैल्यू थीटा है यानी cos थीटा ही केवल होगा। तो देखो ये हो गया L, ये हो गया M, ये हो गया N। किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन अगर L M N होता है तो तीनों के स्क्वायर का सम 1 होता है, उस आधार पर हम लोग cos थीटा निकाल देंगे। लिखते हैं सिल्स L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1। L स्क्वायर बोले तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, M स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर 1/2, N स्क्वायर यानी cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस दोनों को प्लस कर दो, प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 3/4 प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब आगे आइए, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा 1, और ये -3/4 मल्टी माइनस करोगे तो आ जाएगा तुमको 1/4। क्लियर हो गया। अब cos थीटा का वैल्यू, चूंकि यह एक्यूट एंगल है इसलिए यहाँ 1/4 का स्क्वायर रूट प्लस में लोगे 1/2, तो ये cos थीटा ही n था, इसीलिए n का भी वैल्यू निकल गया 1/2। L M N ए वेक्टर इक्वल टू L I कैप यानी 1/2 I कैप, और M J कैप यानी 1/√2 J कैप, और N K कैप 1/2 K कैप। मेरा ये वेक्टर तैयार हो गया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि फाइंड एंगल, सबसे पहले आप थीटा का वैल्यू निकालिए। तो थीटा का वैल्यू यहां से निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, तो चूंकि cos थीटा का वैल्यू 1/2 है इसलिए थीटा का वैल्यू π/3, क्योंकि cos 60 1/2 होता है। एक आंसर ये हो गया। दूसरा क्या बोलता है, कंपोनेंट निकालिए। ए वेक्टर का कंपोनेंट, देखो ये क्लियर नहीं लिखा, स्केलर कंपोनेंट अगर होगा तो 1/2 1/√2 1/2, और वेक्टर कंपोनेंट होगा तो आई जे के साथ लिखना है। तो यहाँ हम लिख देते हैं स्केलर कंपोनेंट। स्केलर कंपोनेंट कौन सा हुआ, तो 1/2 1/√2 1/2, यही आंसर हुआ। कि वेक्टर ये क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता है, जिसके कारण ए क्रॉस बी, और अगर पलट दोगे तो वो -b क्रॉस ए हो जाएगा। ये याद रखना है कि नहीं। इसीलिए जब भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ऑर्डर पर ध्यान देना सेंसिटिव होता है। पहले ए फिर ए, पहले ए फिर बी तब ए, ऐसे करके लिखना है। उसके बाद हम लोग एक जो होता है अकम, ये क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर प्लस एंड माइनस, माने प्लस और माइनस होगा तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे ए है ना, अक्रॉस बी प्लस वेक्टर सी वेक्टर है, तो हम लोग इसको ऐसे ए क्रॉस बी, कभी भी मत सोचना कि हम बी क्रॉस ए लिख दें, स्टार्टिंग जो है वही लिखना है। अब प्लस है तो प्लस लिख दिए, फिर ए क्रॉस सी, ऐसे करके लिख सकते हैं। यानी क्रॉस प्रोडक्ट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर प्लस एंड माइनस। तो चलिए इन दोनों को ध्यान में रखते हुए इसको सॉल्व करते हैं। एलएचएस को लिख दो। एलएचएस को लिखोगे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब देखो पहले ए क्रॉस ए लिख दिए, अब ए अक्रॉस बी, जो पहले है उसी को लिखना है, माइनस बी क्रॉस ए,
फिर माइनस बाय प्लस माइनस बी क्रॉस बी हो गया। अब आइए एक और प्रॉपर्टीज है, तुम गौर करते होगे डॉट प्रोडक्ट में देखो ए वेक्टर डॉट ए को हम लोग ए वेक्टर का स्क्वायर या मॉड ऑफ ए का स्क्वायर लिखते थे, ये पहले वाले वीडियो में तुमको मिलेगा। लेकिन जब क्रॉस प्रोडक्ट करोगे ए क्रॉस ए सेम वेक्टर का जब क्रॉस करोगे तो आंसर क्या होगा, इसको कभी भी भूल से भी स्क्वायर नहीं लिखना, अगर क्रॉस करोगे तो आंसर क्या आएगा वो प्रॉपर्टी जानो। डिफिनीशन क्या था क्रॉस प्रोडक्ट का जो स्टार्टिंग में बतलाए, इसका मॉड इंटू फिर इसी का मॉड इंटू साइन एक और ए वेक्टर के बीच एंगल, तो सेम वेक्टर के बीच एंगल 0 होगा, साइन 0 इंटू यूनिट वेक्टर। साइन 0 0 होता है, इसलिए हमेशा याद रखना है कि सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 वेक्टर, 0 नहीं 0 वेक्टर होता है। तो चलिए यहां पर क्या होगा, और किसी भी वेक्टर में अगर 0 वेक्टर को प्लस करोगे तो वह वेक्टर एज इट इज रह जाता है। इतना थ्योरी का नॉलेज हो गया। तो अब यहां पर देखो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ये 0 वेक्टर, ये हो गया प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये माइनस है, तो माइनस बी क्रॉस ए को हम लोग ए क्रॉस बी लिख सकते हैं प्लस में, तो ए क्रॉस बी हो गया, और सेम वेक्टर का है तो 0 वेक्टर हो गया। 0 में किसी वेक्टर को जोड़ प्लस करोगे तो वही रहेगा, ये 2 बार है इसलिए हो गया 2a क्रॉस बी वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 वेक्टर है, तो आप ये लेमडा और म्यू का वैल्यू निकालिए। तो सिंपल जैसे डिटर्मिनेंट के द्वारा क्रॉस करते हैं कर दो, यहां पर लिख दोगे आई जे के, फिर पहला ये है इसका कोफिशिएंट 2 6 27, इसका कोफिशिएंट 1 लेमडा और म्यू इक्वल टू 0 वेक्टर। डिटर्मिनेंट निकालने आता होगा, इंप्लाइज आई कैप लिख दिए, देखो ये कैंसिल ये कैंसिल, पहले ऐसे मल्टीप्लाई करो 6 म्यू माइनस ऐसे मल्टीप्लाई करो, ये हो गया, प्लस के बाद माइनस लिखो जे कैप, यहां फिंगर रखो, ये कैंसिल, तो 2 म्यू माइनस 27, फिर प्लस के कैप इक्वल टू इनटू ये कैंसिल, तो ऐसे मल्टीप्लाई करो 2 लेमडा माइनस 6 इक्वल टू 0 वेक्टर का मतलब 0 इंटू आई कैप, 0 इंटू जे कैप और 0 इंटू के कैप। अब क्या करो, यह दोनों जब आपस में इक्वल है तो रूल है आई का कोफिशिएंट आपस में इक्वल, जे का आपस में इक्वल और के का कोफिशिएंट आपस में इक्वल। तो के का कोफिशिएंट यहाँ पर है 2 लेमडा माइनस 6, उधर है 0, तो इससे लेमडा का वैल्यू निकल जाएगा 6/2 यानी 3। जे का कोफिशिएंट 0 के बराबर हो जाएगा, 2 म्यू माइनस 27 इक्वल टू 0, इसलिए म्यू इक्वल टू 27/2, यही इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, देखो ये दिया हुआ है, क्वेश्चन खुद कहता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 है एंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर भी 0 वेक्टर है, तो एक कंक्लूजन ड्रॉ कीजिए, क्या ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या होगा, इस पर कंक्लूजन ड्रॉ कीजिए। तो देखो यहाँ पर रूल क्या है कि सिंस ए और बी का डॉट प्रोडक्ट 0, ये पहले वाले एक्सरसाइज में हम डिस्कस किए थे, जब यह 0 होता है तो उस कंडीशन में या तो वेक्टर ए का मॉड 0 होगा, या नहीं तो वेक्टर बी का मॉड 0 होगा, तभी तो 0 होगा, या नहीं तो ए और बी के बीच एंगल 90 बनेगा, तो इसका डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा cos 90 0 होता है, यानी या नहीं तो ए वेक्टर परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर। अब आइए ए क्रॉस बी अगर 0 है वेक्टर तो क्या होगा, तो इस कंडीशन में 0 कब होगा, जब ए का मॉड 0 होगा, या नहीं तो बी का मॉड 0 होगा, या नहीं तो अब बोलो ए क्रॉस बी में साइन थीटा होता है, तो साइन 0 0, इसका मतलब या नहीं तो ए दोनों पैरेलल होगा। दोनों का फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसमें कॉस थीटा होता है, इसमें साइन थीटा होता है। तो अब बात आती है, ये दोनों कंडीशन को लेते हुए अगर देखेंगे
तो कौन ऐसा कंडीशन है जिसमें दोनों की सहमति बनती है नहीं? तो गौर करोगे, यहां देखोगे, पहला कहता है कि हम ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर होगा, दूसरा कहता है ए वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल होगा या कोलिनियर होगा। यह कभी भी पॉसिबल नहीं है कि परपेंडिकुलर भी हो और पैरेलल भी हो, तो ये कंट्राडिक्शन हो गया, दोनों में विरोधाभास हो गया। लेकिन सहमति देखो इस दोनों में है, इसलिए आंसर लिखोगे क्या चीज? आंसर होगा या तो ये 0 होगा या नहीं तो यह 0 होगा, यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है 3 वेक्टर का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को वेरीफाई कीजिए। तो 7 में दिया है, यहां दिया है क्या चीज तुमको? ए वेक्टर का वैल्यू A1 I कैप, A2 J कैप और A3 K कैप। बी वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ है B1 I कैप, B2 J कैप और B3 K कैप। और सी वेक्टर दिया हुआ है C1 I कैप, C2 J कैप, C3 K कैप। यह क्वेश्चन खुद कह रहा है ये तीनों वेक्टर है, तो हम लोगों को क्या प्रूफ करना है? हम लोगों को प्रूव करना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ये प्रूफ करना है, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नियम है क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है, क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर प्लस और माइनस। बीच में प्लस और या माइनस होगा तो ए को हम डिस्ट्रीब्यूट माने वितरण बांट सकते हैं, इसको कहता है आप वेरीफाई कीजिए, प्रूफ कीजिए। तो प्रूफ करने के लिए दो तरीका है, या तो एलएचएस अलग से बनाओ डिटरमिनेंट के आधार पर, आरएचएस में दो बार डिटरमिनेंट के आधार पर निकाल कर सॉल्व करो और एलएचएस और आरएचएस को इक्वल कर दो, जो काफी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। एक हम प्रोसेस बतलाते हैं कि एलएचएस को लेके चलेंगे और डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टीज यूज करके हम डायरेक्ट आरएचएस पर आ जाएंगे। तो चलिए इसको बनाते हैं, कैसे बनावेंगे? एलएचएस लिखते हैं, एलएचएस में जो है उसको लिख दो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। इसको सॉल्व अगर करोगे तो देखो ए वेक्टर का वैल्यू लिख दो A1 I कैप, A2 J कैप, A3 K कैप। अब उसके बाद यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट देखो बी और सी को प्लस करना है, जब प्लस करना है तो आई वाले आपस में, जे वाला आपस में, के वाले को आपस में, तो ये हो जाएगा B1 प्लस C1 I कैप, क्लियर, और प्लस B2 प्लस C2 J कैप प्लस B3 प्लस C3 K कैप। अब क्या करोगे? ये डिटरमिनेंट मालूम करोगे, डिटरमिनेंट के द्वारा क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। तो यहां लिख देते हैं आई कैप, जे कैप, के कैप। पहला ये है तो फर्स्ट इसका कोफिशिएंट लिख दो, ये हो गया। सेकंड इसका लिख दो, सेकंड इसका लिख दो B1 प्लस C1, B2 प्लस C2, B3 प्लस C3, ये हो गया। अब देखो डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टीज क्या है कि कोई भी रो या कोई भी कॉलम अनेक टर्म के प्लस माइनस में होता है तो हम उतने डिटरमिनेंट के प्लस माइनस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ देखो पहला कॉलम का ये दो टर्म है, यहाँ पर 0 है, यहाँ 0 है, यह भी दो टर्म में प्लस है, तो हम इसको दो डिटरमिनेंट में ला सकते हैं। वो कैसे लाते हैं? देखो आई कैप A1 पहला टर्म लिख दो B1, फिर जे कैप A2, फिर पहला टर्म B2, फिर K कैप ये A3, ये B3 हो गया। अब प्लस 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 है तो सब में प्लस लिख दिए। अब फिर लिखो आई कैप A1 सेकेंड टर्म, यहां पर J कैप A2 सेकेंड टर्म, यहां पर K कैप A3 सेकेंड टर्म, क्लियर हो गया। यहां पर होगा C2 C3 हो गया। अब गौर करोगे, अभी हम कुछ ये जानते हैं कि यहाँ पर IJ के लिखते हैं, यह A वेक्टर का कोफिशिएंट है, ये B वेक्टर का कोफिशिएंट है, तो स्वाभाविक है ये A क्रॉस B वेक्टर होगा। यहाँ पर A का कोफिशिएंट है, C का कोफिशिएंट है, तो A वेक्टर और C वेक्टर के हो गया।
ये इस प्रकार से आरएचएस डायरेक्ट डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टी के आधार पर हम प्रूव कर देंगे। ये हुआ स्मार्ट तरीका से वेरिफिकेशन करना। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कहता है कि या तो ए वेक्टर 0 हो या बी वेक्टर 0 हो तो उस कंडीशन में दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, है नहीं। अब क्वेश्चन कहता है क्या इसका कन्वर्स मतलब विलोम सत्य है। विलोम का मतलब यहाँ क्या हुआ, इसको उल्टा बोलो। यदि ए क्रॉस बी, एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर 0 हो तो या तो ए 0 होगा या बी 0 होगा, या कोई जरूरी नहीं है, नहीं भी 0 होता है, यानी इसका कन्वर्स सही नहीं है। तो आंसर में लिखोगे नो इट, ये कन्वर्स इज नॉट ट्रू। अब एग्जाम्पल भी देना है। अब एग्जाम्पल में कैसा हम वेक्टर ले जिसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो लेकिन दोनों वेक्टर 0 वेक्टर ना हो, उसका तुमको आइडिया देते हैं। कोई भी दो पैरेलल वेक्टर अगर हो या कोलिनियर वेक्टर होगा तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। क्यों, तुम गौर करते होगे किसी भी दो वेक्टर के क्रॉस का फॉर्मूला क्या है, दोनों वेक्टर का मॉड इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। तो क्या देखते हो, ए और बी के बीच यहाँ पर एंगल थीटा है। अगर थीटा अगर दो वेक्टर पैरेलल होगा तो थीटा 0 हो जाएगा, तो साइन 0 0, यानी इसका आंसर 0। तो दो पैरेलल वेक्टर वाला हम एग्जांपल लेंगे। अब दो पैरेलल वेक्टर वाला एग्जांपल कैसे लोगे, तो गौर करो। एक वेक्टर मान लो ये a1 i कैप, b1 j कैप, c1 k कैप है, और दूसरा अगर है a2 i कैप, b2 j कैप, C2 के कैप। तो दोनों जब पैरेलल है तो दोनों के बीच थीटा 0 हो जाएगा, उस कंडीशन में क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। अब पैरेलल होने का कंडीशन है क्या चीज, कि I का कोफिशिएंट का रेशियो, J के कोफिशिएंट का रेशियो और K के कोफिशिएंट का रेशियो बराबर होता है। तो हम लोग एग्जाम्पल में दो ऐसा वेक्टर ले ले जिस दोनों के I J K का कोफिशिएंट बराबर हो। जैसे मान लो हम लेते हैं ए वेक्टर इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के, और बी वेक्टर मान लो हम ले लेते हैं 2i 2j 2k। तो गौर करते होगे रेशियो सेम है, 1/2 1/2 1/2। गारंटी है कि ये पैरेलल है, पैरेलल है तो यह भी गारंटी है कि दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। तो क्रॉस यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए लिख देंगे, एग्जाम्पल में यहाँ पर लिख देते हैं लेट ए वेक्टर, ऐसा बहुतों वेक्टर तुम ले सकते हो, केवल रेशियो पर ध्यान देना। आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर बराबर ले लिए 2i कैप 2j कैप 2k कैप। अब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो देखोगे डेफिनेटली 0 होगा। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए डिटर्मिनेंट निकालते हैं, बार बार समझाएं। देखो 1 1 1 कोफिशिएंट को लिखो, यहाँ 2 2 2 इस कोफिशिएंट को लिखो और इसको सॉल्व करो। डिटर्मिनेंट में i को लिख दिए, ये कैंसिल ये कैंसिल, तो 2 1 जा 2 -2, माइनस जे कैप करोगे तो यहाँ भी 2 -2, के कैप करोगे तो यहाँ भी 2 -2। क्या देखे, ये 0 i कैप हो गया, -0 जे कैप हो गया और 0 के कैप हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 वेक्टर हो गया। बट लेकिन क्या देखते हो, नाइदर, ना तो ये 0 है, कुछ ना कुछ तो मैग्नीट्यूड इसका आएगा, ना तो यह 0 है वेक्टर और ना ही ये 0 वेक्टर। तो इसका मतलब कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होने के बावजूद भी दोनों में से कोई भी 0 नहीं होता है, यानी इसका कन्वर्स सही नहीं। वेक्टर मेथड से इस ट्रायंगल का एरिया निकालिए। तो तुम इसका कुछ थ्योरी देखो। मान लो हम दो वेक्टर ले लिए ओ ए और ओ बी, ये है मान लो ए वेक्टर, ये है मान लो बी वेक्टर। तो गौर करते होगे और बीच का एंगल थीटा है। तो डिफिनेशन क्या है, ए क्रॉस बी का मतलब मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा इंटू एन कैप। अब इसका अगर मॉड कर दोगे, ए क्रॉस बी का जब मॉडुलस कर दोगे तो ए बी साइन थीटा, क्योंकि एन कैप यूनिट वेक्टर का मॉडुलस 1 होता है। अब आइए दो हाफ से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 1/2 ए क्रॉस बी
इक्वल टू 1/2 AB साइन थीटा। अब याद करो ट्रिगोनोमेट्री में तुम पढ़े थे, अगर इसको ट्रायंगल बना दिया जाए तो नियम है ए का मतलब ये साइड का लेंथ, बी का मतलब इस साइड का लेंथ, और बीच के एंगल का साइन को हाफ से करते हैं तो ट्रायंगल का एरिया बतलाता है। यानी जब भी किसी ट्रायंगल का एरिया हमको निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, ट्रायंगल के दो एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट करके मॉडुलस करके हाफ कर देंगे तो ये ट्रायंगल बनेगा। और एक और चीज जानो, अगला क्वेश्चन कहता है पैरेललोग्राम। इसी ट्रायंगल से जो पैरेललोग्राम बनाते हो, मान लो सी, तो नियम क्या है, पैरेललोग्राम मतलब समानांतर चतुर्भुज, तो ये दो इक्वल एरिया वाला ट्रायंगल में आ जाएगा। तो जब पैरेललोग्राम का एरिया निकालना होगा तो हाफ नहीं करना, यानी ट्रायंगल का एरिया में हाफ करना, और केवल ए क्रॉस बी का मॉड निकाल दोगे तो वो बता देगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर? तो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट करके मॉड करने के बाद हाफ करेंगे, अब पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए केवल क्रॉस प्रोडक्ट करके मॉड करेंगे। ए वेक्टर बी वेक्टर क्या है उस पर भी ध्यान देना। पैरेललोग्राम में ये दोनों एडजेसेंट साइड है, मतलब आसन्न भुजा। और यह भी चीज गौर करो कि जो दो वेक्टर जब हम लेंगे ना, तो यहां से या तो दोनों बाहर की ओर जाता हो या दोनों अंदर की ओर आता हो। ओबी वेक्टर ओए वेक्टर लेंगे, ऐसा कभी नहीं लेंगे ओए वेक्टर और बीओ वेक्टर, तो माइनस का अंतर आ जाएगा, गड़बड़ा जाएगा, या तो आउटवर्ड या इनवर्ड। ये दो थ्योरी से तुम्हारा दो क्वेश्चन बनेगा। इसी थ्योरी के आधार पर हम ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। तो हमको यहाँ पर दो साइड का वेक्टर निकालना होगा। एक मान लो हम निकाल लेते हैं ए बी वेक्टर और एक निकाल लेते हैं ए सी वेक्टर। ए बी वेक्टर कितना होगा बोलो? ये पहला एक्सरसाइज हम पढ़ाए थे, डायरेक्ट वेक्टर कैसे निकलता है। पहले बाद में बी है, पहले ए है, ऐसे करो 2 - 1 यानी 1 आई कैप। फिर देखो 3 - 1 यानी 2 जे कैप, ये तरीका है। 5 - 2 यानी 3 के कैप। तो मेरा ए बी वेक्टर निकल गया। इसी प्रकार से ए सी वेक्टर कैसे मालूम करोगे? तो देखो बाद में सी है, पहले ए है, तो 1 - 1 0 आई कैप, 5 - 1 4 जे कैप, अब 5 - 2 3 के कैप। हम दोनों वेक्टर निकाल लिए। अब एरिया निकालना है तो पहला काम क्या करो, इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। तो हम किसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे? ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। कैसे कर देंगे? डिटर्मिनेंट से आई जे के, और इसका कोफिशिएंट लिख दो 1 2 3, ये 0 4 3 हो गया। क्लियर? अब इसको डिटर्मिनेंट मालूम करो, आई को रहने दो। अब ये कैंसिल 2 3 जा 6 - 12 है नहीं, माइनस जे कैप। अब ये कैंसिल, तो 3 1 जा 3 -0 प्लस के कैप, तो 4 1 जा 4 -0, यानी देखो -6 आई कैप -3 जे कैप और +4 के कैप। ये मेरा निकला ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। अब हमको मॉडुलस करना है ताकि स्केलर एरिया निकलेगा, तो मॉड कर दो ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, मॉड भी कर दो और हाफ भी कर दो, डायरेक्ट एरिया निकल जाएगा। तो मॉडुलस कैसे होता है? √अंडर -6 का स्क्वायर 36, -3 का स्क्वायर 9, ये हो गया 16, यानी इसको प्लस करोगे तो 1/2 इंटू √अंडर, इसको जोड़ो कितना हो जाएगा? ये 1 ये 2 3 3 61, यानी √अंडर 61/2, ये आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, ये दोनों वेक्टर जो है किसी पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड का वेक्टर है, यानी आसन्न भुजा का। तो एरिया इसका निकालिए। देखो सिंपल है, पहले दोनों का क्रॉस करेंगे, उसके बाद मॉड कर देंगे। तो यहाँ पर पहला क्रॉस कर दो, ए क्रॉस बी पहले करके निकाल लो। क्या होगा? आई कैप जे कैप
के कैप, पहला ए का देखो 1 -1 3, उधर 2 -7 ये 1। अब इसको सॉल्व करो, आई कैप को रहने दो, देखो ये कैंसिल तो -1 अब -21 अब माइनस 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 +21 माइनस जे कैप 1 -6 और प्लस के कैप, यहाँ देखो -7 और +2 सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा, ये 20 आई कैप, ये +5 जे कैप और -5 के कैप, ये निकला A क्रॉस B। अब हम लोग इसका मॉड निकाल देंगे, A क्रॉस B का मॉड √अंडर ये 400, ये 25, ये 25, यानी मॉड ऑफ A क्रॉस B का वैल्यू निकला, इसको सॉल्व करोगे 450, यानी कितना हो जाएगा 15√2। अब देखो ये निकल गया, और यही पैरेललोग्राम का एरिया होता है, इसीलिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो भी नाम दो हो जाएगा 15√2। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, एमसीक्यू का प्रॉब्लम है, हम ऑप्शन नहीं दिए हैं। क्वेश्चन कहता है कि ए वेक्टर का मॉड 3 है, बी वेक्टर का मॉड √2/3 है, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 1 है, तो बतलाइए ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच जो एंगल बनेगा वह कितना होगा। तो फॉर्मूला तुम लिखे हो, जानते होगे, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। मॉडुलस कर दोगे ए क्रॉस बी, यानी मैग्नीट्यूड अब निकालोगे, मॉड का मॉड एक ही बार मॉड दो, यहां भी एक ही बार मॉड दो, साइन थीटा रह जाएगा, और यूनिट वेक्टर एन कैप का मॉड 1 हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, ये यूनिट वेक्टर है, तो लिख दोगे सिंस ए क्रॉस बी इज यूनिट वेक्टर है, इसीलिए मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का वैल्यू 1 होगा। अब यानी इसका वैल्यू ये है, यानी इंप्लाइज मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा का वैल्यू 1 होगा। मॉड ऑफ ए का वैल्यू 3 है, मॉड ऑफ बी वेक्टर का वैल्यू √2/3 है, साइन थीटा इक्वल टू 1, ये 3 कैंसिल, साइन थीटा इक्वल टू 1/√2, साइन के π/4 45 डिग्री में 1/√2 होता है, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन π/4, देयरफॉर थीटा इक्वल टू π/4 वाले ऑप्शन में टिक लगा दोगे, आंसर सही। क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट देखो, चारों पॉइंट ABCD का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, OA वेक्टर, इसको बोला जाएगा OA वेक्टर, इसको बोला जाएगा OB वेक्टर, इसको बोला जाएगा OC वेक्टर, इसको बोला जाएगा OD वेक्टर। रेक्टेंगल है, ये आयत है, यह भी एक पैरेललोग्राम है। हमारी ड्यूटी है AD वेक्टर निकालने, AB वेक्टर निकालने, और क्रॉस प्रोडक्ट करके मॉडुलस कर देंगे, आंसर तैयार हो जाएगा। AD वेक्टर कैसे मालूम करोगे, देखो AD वेक्टर मालूम कर सकते हो ना। AD वेक्टर निकालने के लिए क्या करोगे, D यानी इतना माइनस इतना करोगे, -i माइनस माइनस +i 0 आई कैप, -½ और -½ यानी हो जाएगा -1 जे कैप, 4 -4 यानी हो जाएगा +0 के कैप। क्लियर। अब आइए हम निकाले AD वेक्टर, अब निकाल दो AB वेक्टर। AB में क्या होगा, OB माइनस OA, यानी इतना माइनस इतना, 1 1 माइनस माइनस +1 यानी 2i कैप, ½ -½ 0 जे कैप, 4 -4 0 के कैप। इसका मतलब हुआ, देखो AD वेक्टर का वैल्यू इतना है। हम एक और चीज तुमको इससे हम सिखलाना चाहते हैं, AD वेक्टर के देखो 0 0 है ना, तो -j कैप, सीख लो इसको ध्यान से। और AB वेक्टर क्या है, ये 2i कैप।
हमको एरिया निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर? कैसे निकालोगे? AD वेक्टर क्रॉस AB वेक्टर का मॉड। अब देखो यहां पर अब AD वेक्टर को लिखोगे, कितना है? -j कैप क्रॉस 2i कैप का मॉड। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है -2j क्रॉस i मत पहले कर देना, ये आदत रखो। ये हुआ। अब पता लगाओ j क्रॉस i कितना होता है। तो इसका आइडिया तुमको हम देते हैं। एक सर्कल बना दो, यहां पर ऑलवेज i कैप लिखना, यहां j कैप लिखना, यहां k कैप लिखना। और देखो एंटी क्लॉकवाइज जब मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये आदत रखना, ये प्लस में देना, पॉजिटिव हो जाएगा। और क्लॉकवाइज अगर मल्टीप्लाई करोगे तो निगेटिव। कहने का मेरा मतलब एंटी क्लॉकवाइज i क्रॉस j, एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस में प्लस k, j क्रॉस i तो j क्रॉस k, j क्रॉस k तो प्लस i कैप, k क्रॉस i तो j कैप। एंटी क्लॉकवाइज चलो। अब क्लॉकवाइज चलोगे तो माइनस में देना, k क्रॉस j क्या हो जाएगा? -i कैप। और j क्रॉस i तो -k कैप। और i क्रॉस k तो -j कैप। ये तरीका याद रखना, फॉर्मूला। इसी से हम लोग प्रूफ करते हैं कि किसी भी दो वेक्टर को डिटरमिनेंट से निकाला जाता है। तो चलो यहाँ j क्रॉस i है, ये याद करने की जरूरत नहीं है, टेक्निक याद रखो। j क्रॉस i देख लो, j क्रॉस i। चले हम क्लॉकवाइज तो -k कैप यहां लिख दो। क्लियर? माइनस माइनस प्लस 2k कैप, यानी k कैप यूनिट वेक्टर होता है, उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो आंसर हो गया, दो ऑप्शन जो है, दो जिस ऑप्शन में होगा उसमें टिक लगा देना। इस प्रकार से तुम्हारा 10.4 एक्सरसाइज भी समाप्त हो गया। इसको वन शॉट में समाप्त किए, मन लगा के पढ़िएगा। आगे अब 3D का वीडियो बनेगा। ये सब बेनिफिट तभी मिलेगा जब मेरा सब्सक्राइबर बनोगे। धीरे धीरे हर चीज का वीडियो तुमको आराम से मिलेगा।